आज इसरो द्वारा सूर्य की समीक्षा करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य की समीक्षा करना होगा। यह किस तरीके से काम करेगा और इसका नाम आदित्य L1 आखिर क्यों रखा गया है, इसको लेकर कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र के निर्देशक सुरेश सोनी ने पूरी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इसके नाम के बारे में बताते हुए कहा कि आदित्य सूर्य का ही दूसरा नाम है और L1 वह स्थान है जहां पर इस उपकरण को रखा जाएगा। एल्बम से ही यह सूर्य को ऑब्जर्व करेगा और वहीं से पूरी जानकारी इसरो को भेजेगा। उन्होंने बताया कि पूरी तरह से यह स्वदेशी है। इसमें भारत के ही कुछ अन्य संस्थानों ने भी सहयोग किया है। आदित्य L1 के बारे में, तो आदित्य L1 जो है वो आज लॉन्च होने जा रहा है और अभी कुछ ही मिनटों का समय बचा है उसको लॉन्च होने में। और होने के बाद उसको लगभग 4 महीने का टाइम लगेगा अपने जो टारगेटेड जो ट्रेजेक्ट्री है वहाँ तक पहुँचने में। और पहुँचने के बाद वो किस तरीके से काम करेगा और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर इसके बारे में हम सोचें तो जैसे ही इसका नाम ही रखा गया आदित्य, आदित्य का मतलब हम जानते हैं सूर्य, सन। तो ये जो मिशन है वो सन की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है। और इसमें ये कहाँ भेजा जाएगा, कभी कभी इस तरीके की कुछ भ्रामक बातें भी चल रही है कि ये सूर्य के ऊपर जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सूर्य पर जाएगा ऐसा नहीं है, ये L1 पॉइंट तक जाएगा। अब बात आती है कि ये जो L1 पॉइंट है वो क्या है। L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, और लैग्रेंज पॉइंट का भी मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे ये 2 बॉडी सिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ 2 बॉडी का मतलब हमारा है कि सन और अर्थ। तो अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगाती है, और सन का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। और हमें पता है कि सन का जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इस कारण से जो अगर सेम डिस्टेंस पर हो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों से, तो जो सन का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो पॉइंट बनते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, ये मान लीजिए कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसकी जो मोशन है वो अर्थ के साथ थोड़ी कपल हो जाए, और कपल होकर के इस तरीके से हो कि उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अर्थ और सन दोनों मिलकर के उसको प्रोवाइड करें। तो दोनों मिलकर के अगर उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो उस पॉइंट के इर्द गिर्द में रह सकती है चीज़ें। तो इस तरीके के कितने पॉइंट हो सकते हैं जो सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड से अपने जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ले ले, मूविंग जो ऑब्जेक्ट है। तो पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो इस तरीके के 5 पॉइंट हमें मिलते हैं पूरे यूनिवर्स में अर्थ सन सिस्टम के लिए। इन 5 पॉइंट को 5 अलग अलग नाम दिए गए हैं, L1, L2, L3, L4, L5। L का मतलब लैग्रेंज। तो ये 5 लैग्रेंज पॉइंट है जहाँ पर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अपना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सन और अर्थ से ले सकता है, और उसकी जो मोशन है वो अर्थ के साथ इस तरीके से कपल हो सकती है कि वो अर्थ से देखने पर हमको एक ही जगह पे मिलेगा। तो ये जो अगर हम पॉइंट की बात करें और समझाना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि ये सन है, ये अर्थ है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इसी लाइन के ऊपर हमको 3 पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये अगर सन की बात करें और ये अर्थ की बात करें तो जो L1 पॉइंट है ये अर्थ के नज़दीक यहाँ मिलेगा हमें। L2 पॉइंट है वो हमें यहाँ मिलेगा, अर्थ के नज़दीक होगा लेकिन ये सन से क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा। और L3 पॉइंट होगा ये हमें सन से इस तरफ में मिलेगा, यहाँ हमको L3 पॉइंट मिलेंगे। तो L1, L2 एंड L3 ये 3 पॉइंट हमको इसी एक ही लाइन के ऊपर मिल रहे हैं। तो अभी देखने से ऐसे लगेगा कि जैसे ये L1 पॉइंट है ये सन के थोड़ा नज़दीक तो हुआ अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन कितना नज़दीक हुआ, तो ये लगभग 15 लाख किलोमीटर अर्थ से दूर है। अब 15 लाख किलोमीटर कितना होता है, ये अगर हम समझने की कोशिश करें तो मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से उससे लगभग 4 गुना। तो मून हमारी अर्थ से जितना दूर है उससे लगभग 4 गुना दूरी के ऊपर, और किस तरफ होगा, सन की साइड में होगा। तो नो डाउट ये सन के नज़दीक जाएगा, लेकिन सन के कितना नज़दीक जाएगा, सन की जो डिस्टेंस है अर्थ के कंपैरिजन में वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब 15 करोड़ किलोमीटर में से अगर 15 लाख किलोमीटर हम बोलें कि उसके पास में चला गया, तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1% सन की तरफ गया है। अगर जिस तरीके से अगर साइंटिफिक वे में हम बोलने की कोशिश करें और सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको हम 1 यूनिट माने, तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये 0.01 यूनिट ही इधर गया है, और 0.999 यूनिट सन से अभी भी दूर है।
मतलब 1% उसकी जो डिस्टेंस है वो सन के नज़दीक में गई है। तो सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक चला गया ये बात नहीं है, खाली 1% सन के नज़दीक की उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। उसके बाद अगर हम अब बात करें तो फिर इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ जब सन के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं गए। तो जैसे हमने बात की कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके द्वारा दिया जाएगा। तो जैसे अर्थ हमें पता है कि ये सन के चारों तरफ इस तरीके से ये परिक्रमा करेगी, तो अर्थ जैसे ही परिक्रमा करेगी तो ये जो L1 पॉइंट है ये यहीं नहीं रहेगा, ये भी अर्थ के साथ ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। और अगर L1 पॉइंट के इर्द गिर्द में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी क्या करेगा, इसी तरीके से मूव करता रहेगा। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो L1 पॉइंट के साथ यहाँ हमने अपना जो आदित्य L1 को लॉन्च किया और वो L1 पॉइंट के आसपास में रहेगा, तो अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ वो भी मूव करता रहेगा। या हम ऐसे बोले कि 1 साल में अर्थ जो है वो सन का पूरा चक्कर लगा लेगी, तो ये L1 पॉइंट भी 1 साल में क्या करेगा, सन का पूरा एक चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब ये पॉइंट किस तरफ है, सन और अर्थ के बीच में है। बीच में होने से ये जो L1 पॉइंट के इर्द गिर्द जो होगा, क्या उसके और सूर्य के बीच में कभी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, एटलीस्ट अर्थ तो नहीं आएगी। तो उसको अनइंटरप्टेड वे में वो कंटिन्यू सन की स्टडी कर सकता है। ये इस L1 पॉइंट का फ़ायदा हुआ। दूसरा L1 पॉइंट का फ़ायदा क्या हुआ, ये वहाँ पर बिना ज़्यादा कोई एनर्जी कंज्यूम किए वहाँ इर्द गिर्द उस पॉइंट पर रह सकता है। तो हमें एनर्जी का सेविंग का फ़ायदा हो रहा है, हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही उस पॉइंट के इर्द गिर्द रहने में। दूसरा, इसकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी है, अर्थ से डिस्टेंस केवल 15 लाख किलोमीटर है, यानी मून के कंपैरिजन में हम बोलें तो 4 गुना है। तो उससे क्या हो रहा है, सिग्नल हमें ये अर्थ को बहुत ईजिली प्रोवाइड कर सकता है। तो अर्थ को हमें ये रियल टाइम सिग्नल दे सकता है। रियल टाइम मतलब कंटिन्यू हमें सिग्नल दे रहा है ये कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व सन को कर रहा है, और सन को जो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा, किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आएगी। ये इसका हमको मेन एडवांटेज मिला L1 पॉइंट का। और ये हमारा मिशन लॉन्च हो रहा है, और जो लगभग 4 अभी लॉन्च आज होगा, लेकिन इसको जो L1 पॉइंट के इर्द गिर्द पहुँचने में जो समय लगेगा वो लगभग 4 महीने के आसपास का समय उसको लग जाएगा। जैसे कि हमने जो चंद्रयान-3 है उसको देखा था, उसमें कुछ लेटेस्ट कैमराज लगाए गए थे, तो इसमें किस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगाए गए हैं और वो किस तरीके से काम। जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, और इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें हम क्या स्टडी करना चाहते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो इसमें देखिए, हम ये स्टडी करना चाहते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि सोलर एनवायरनमेंट। सोलर एनवायरनमेंट का मतलब जो उस बाहर में जो हमको जो एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, हम अर्थ के एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो L1 पॉइंट है उसके आसपास के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सन की एक्टिविटीज़ से किस तरीके से प्रभावित होता है। तो इसमें 2 बातें निकल करके आ रही है, एक तो सन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना है, और दूसरा उन एक्टिविटीज़ के साथ साइमल्टेनियसली उसी समय ये जो L1 पॉइंट है उसके आसपास में किस तरीके के चेंजेस होते हैं उनको ऑब्जर्व करना है। और उन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद हम इस चीज़ का बारे में सोच सकते हैं साइंटिफिक वे में कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। अगर यहाँ इस तरीके के चेंजेस होते हैं तो यहाँ किस तरीके के चेंजेस होते हैं, किस तरीके की इसमें फिर फिजिक्स और साइंस इन्वॉल्व होनी चाहिए, उनके प्रति जो हमारी जो समझ है वो और गहरी हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक टारगेट हुआ कि एक तो हमको सन की एक्टिविटीज़ है उसको ऑब्जर्व करना है, और दूसरा L1 पॉइंट के आसपास में क्या हो रहा है उसको हमको ऑब्जर्व करना है। अब सन की एक्टिविटीज़ में ऑब्जर्व करके हमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम उसके फोटोस्फीयर के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, हम उसके क्रोमोस्फीयर के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, हम उसके कोरोना के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। ये हमको सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। और सन के ऊपर भी जो सन स्पॉट्स जो रहते हैं उनको ऑब्जर्व करना है, वहाँ जो फ्लेयर है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं। तो 4 पेलोड ऐसे लगे हुए हैं जो सन के बारे में ऑब्जर्वेशन अपना लेके। फिर L1 पॉइंट के आसपास में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ का जो प्लाज्मा जो पार्टिकल जो है उसमें किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं उसको हमको देखना है। वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें किस तरीके के जो चेंजेस हैं वो आ रहे हैं उसको हमको ऑब्जर्व करना है, और फिर हम एक रिलेशन बनाने की उसमें कोशिश करेंगे। तो जो 3 पेलोड है वो कंटिन्यू L1 पॉइंट के इर्द गिर्द जो है उसमें अपना ऑब्जर्वेशन लेंगे, और 4 पॉइंट है वो हमेशा सन की तरफ रहेंगे, और वो जो सन है सन के बारे में ऑब्जर्वेशन अपना लेंगे, और फिर हम एक नई समझ, एक अच्छी समझ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये जो मिशन है पूरी तरह से स्वदेशी मिशन बताया जा रहा है। स्वदेश की बात करें तो स्वदेश में किन किन जो संस्थान है उनका सहयोग रहता है, या फिर इसरो ही अकेला सब कुछ इसको बनाने में करेगा। देखिए, इसमें अगर हम लीडिंग रोल की बात करें तो नो डाउट इसरो का है, और ये हमारा स्वदेशी है।
हमने डेवलप किया है। हमने का मतलब हमारे भारतवर्ष में कार्यरत विभिन्न अलग अलग तरीके के अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसमें काम किया है। तो इसमें ये आपने बहुत अच्छी बात निकलवाने की कोशिश की है कि अलग अलग जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारा किस तरीके से इस तरीके के मिशन जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी जो आपके सामने जो बात रखना चाहूँगा कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसमें हमने बात की थी कि 7 अलग अलग तरीके के पेलोड बने हुए हैं। तो क्या ये 7 पेलोड जो है वो केवल इसरो ने बनाए हैं? तो 7 पेलोड केवल इसरो ने बनाए हैं ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलोर में है, उसके साथ कोलोब्रेशन करके इसरो ने एक डेवलप किया है VELC विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, जो हमने बोला कि कोरोना के बारे में जो स्टडी करना है सन के, तो ये पेलोड है वो उसमें काम करेगा। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर इन कोलोब्रेशन विद इसरो। उसके बाद में एक और पेलोड लगा हुआ है SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, ये एक तरीके का टेलीस्कोप है जो UV रीजन जो है उसमें काम करके और जो इमेज है वो क्रिएट करता है। और ये जो है ये पेलोड जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो ये बनाया गया है वो आयुका के द्वारा, इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, और ये भी कोलोबरेटिव है इसरो के साथ। तो इसमें इस इंस्टीट्यूट का बहुत गहरा योगदान रहा है। उसके बाद है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये अगर इसकी हम बात करें तो UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है, उसने डेवलप किया है ये, और इसमें भी इसरो का कंट्रीब्यूशन तो नो डाउट सभी में रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद HEL इंस्ट्रूमेंट है, पेलोड है, इसको भी डेवलप करने में UR राव सैटेलाइट सेंटर है, उनका एक अपना योगदान रहा है। और उसके बाद में 2 पेलोड की ओर हम बात करें, एस्पेक्स और PAPA पापा, ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं इनको डेवलप करने में जो स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, इनका योगदान रहा है। और उसके बाद मैग का मतलब जो मैग्नेटोमीटर पेलोड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की हम जो बात कर रहे थे, जो L1 पॉइंट के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बारे में स्टडी करने के लिए ये जो डेवलप किया गया है, ये लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रोफिजिक्स सिस्टम बेंगलुरु। और ये जितने भी अभी हमने इंस्टीट्यूट्स की बात की है, ये सब के सब हमारे इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे जैसे मान लीजिए UV रीजन है, इसमें कोई काम करने वाला है, कोई ऑप्टिकल रीजन में कोई काम करने वाला है, किसी की जो कमांड है जो मैग्नेटिक फील्ड और इनको डिटेक्ट करने की, उस फील्ड में जो काम करने वाले लीडिंग अपने इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो अलग अलग तरीके के काम करके इसरो के साथ कोलोबरेटिव वे में इस तरीके के मिशन में अपना योगदान देते हैं।